नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नज़र पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा पर टिक गई है। आज प्रचार का आखिरी दिन था और जो तमाम पार्टियों के नेता हैं उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है। कुछ दिन पहले रुपौली में जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल के लिए नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान प्रचार करने पहुंचे थे, तो आज आखिरी दिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने बीमा भारती के पक्ष में कमान संभाला है। सुबह सुबह पप्पू यादव के ऐलान से आरजेडी गदगद दिखाई दी। अब ऐसे में सवाल है कि मामला किसके पक्ष में फिट बैठेगा। लोकसभा में करारी हार के बाद क्या बीमा भारती दोबारा से रुपौली विधानसभा को अपने कब्जे में ले पाएंगी या फिर जेडीयू अपने लगातार जीते हुए सीट को अपने पाले में रखने में कामयाब हो पाएगा। निर्दलीय शंकर सिंह को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद थे और उस आधार पे आज हम आपको बहुत कुछ विस्तार से इस मामले पर बताने जा रहे हैं। इसके अलावा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जो अपने विधायकों को नेताओं के लिए लेटर लिखा है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं रुपौली विधानसभा पर ही, क्योंकि प्रचार थम गया। अब 10 जुलाई को वोटिंग होगी। बीमा भारती का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। पप्पू यादव का साथ मिला है। जेडीयू ने एक नया प्रयोग किया है, कलाधर मंडल, और निर्दलीय शंकर सिंह एक बार फिर मैदान में। किस प्रकार का माहौल अब तक वहां का रहा और क्या लग रहा है किसके पक्ष में जा सकता है? रुपौली में देखिए, बीमा भारती की प्रतिष्ठा, राजद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और अब उसमें पप्पू यादव भी शामिल हो गए हैं। पप्पू यादव पूर्णिया में जिस लालटेन को बुझा दिया था, उसी लालटेन में अब बाती बनने की कोशिश में है रुपौली में। तो अब रुपौली की जनता पर ये डिपेंड करता है कि वो पप्पू यादव के कहे पर कितना उस पर असर होता है। वो बीमा भारती के लिए वोट करती है वहाँ की मतदाता या नहीं करती है। बीमा भारती ने वो पूरा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। बीमा भारती कई टर्म से वहाँ से जीत रही हैं, मंत्री भी रही हैं बिहार सरकार में, मगर उसका कोई असर वहाँ नहीं दिखता उस इलाके में कि मंत्री होने का कोई फ़ायदा हुआ, क्षेत्र का कुछ विकास हुआ, वैसा नहीं। पूरा सीमांचल एरिया ही, एक तो कि बाढ़ की वजह से वहाँ बहुत तबाही होती है और दूसरे की नेता भी वहाँ के बहुत प्रभावहीन रहे हैं। तो इसलिए जनता भुगतती रही है, मगर चुनाव है तो वोट करेंगे ही। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार पप्पू यादव का दिल क्यों पिघला, आखिरकार आरजेडी को जिताने के लिए उन्हें खास अपील आज क्यों करनी पड़ी। साफ तौर पर कहा कि अगर मेरे आदमियों ने, मेरे समर्थकों ने भी बीमा भारती को वोट नहीं दिया तो रिश्ता खत्म कर देंगे। ये सीधा सीधा कांग्रेस का दबाव है और कांग्रेस का दबाव यूं ही नहीं है। लालू प्रसाद ने कांग्रेस में चाबी भरी तो कांग्रेस ने पप्पू यादव की चाबी ऐंठी, तो इसलिए वो पप्पू यादव वहाँ समर्थन में आ गए। मगर ये समर्थन मजबूरी का समर्थन है, ये याद रखना चाहिए कि ये स्वेच्छा से दिया गया समर्थन नहीं है पप्पू यादव का, ये चाबी भरने पर दिया गया समर्थन है। नहीं तो आज जैसे तेजस्वी यादव की वहाँ सभा हुई, उसमें पप्पू यादव मंच पर रहते, अगर ये मन से समर्थन दिया गया रहता तो, मगर वो मंच पर नहीं रहे। हालांकि बीमा भारती ने जरूर उनका नाम लिया और उनका नाम लेकर के उनका आभार जताया कि उन्होंने समर्थन दिया है। और दोनों की मुलाकात हुई, 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है इस चुनाव को लेकर के, कुछ नहीं कहा इस पर, मगर तेजस्वी चुप रहे और पप्पू अनुपस्थित रहे। तो यही बतला रहा है कि दोनों के बीच जो खाई खिंच गई है वो खाई अभी भी बरकरार है, मगर राजनीतिक मजबूरियां हैं, इसके चलते पप्पू यादव ने समर्थन दिया है। तो राजनीति में यही होता रहता है कि कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी। तो ये उसका उदाहरण रुपौली में देखने को मिल रहा है। अब वहाँ नीतीश जी भी सभा कर आए हैं, आज तेजस्वी यादव सभा कर आए, भाजपा के लोग भी वहाँ गए, विभिन्न पार्टियों के लोग वहाँ गए, मगर वहाँ चुनाव को लेकर के कोई बहुत उत्साह नहीं है, क्योंकि अभी फिर 8-10 महीने के बाद फिर चुनाव होना है विधानसभा का, तो इसलिए बहुत उत्साह नहीं है। अब उसमें
जो बाजी मार ले। जो बाजी मार ले। रवि रंजन जी के साथ जुड़ेंगे, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत नेताओं का भविष्य इस उपचुनाव पर टिका हुआ है। तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, हम भी अगले विधानसभा चुनाव में बिहार का कप जीतेंगे। हाँ, निश्चित रूप से इस चुनाव को अगले चुनाव का सेमीफाइनल कह सकते हैं। हालांकि अभी 4 विधानसभा सीटों पर अभी और चुनाव होने वाले हैं जो लोकसभा में खाली हुए थे उसके बाद। तो इस रूपौली को इसलिए वो तेजस्वी यादव सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं कि एक तो उनकी लड़ाई पप्पू यादव से थी जिसमें पप्पू यादव जीते। अब पप्पू यादव अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो कांग्रेस के करीब जाना चाहते हैं और कांग्रेस जो उनसे कह रही है वो इस समय कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से रिश्ते अगर सुधारने होते तो लोकसभा चुनाव के समय वो खड़ा होने से पहले ही वो उनसे बातचीत कर लेते, लेकिन उनके न चाहने के बावजूद वो चुनाव में खड़े हुए और जीते। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों को माने इस चुनाव में उनकी किरकिरी हुई। अब पप्पू यादव जो बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस रुपौली के चुनाव में पासा पलटता हुआ दिख रहा है। इस बार तो माने कलाधर मंडल जिनको एनडीए के तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, कलाधर मंडल भी बहुत पहले से उस क्षेत्र में बहुत बड़े कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। उनकी पत्नी जिला परिषद में है और ये मुखिया है। और कलाधर मंडल माने उनके पिछली बार चुनाव लड़े थे, 6000 वोट मिला था। 6000 वोट उनको प्राप्त हुए थे। कलाधर मंडल ने अपनी पत्नी को आगे राजनीति में किया और वहाँ से मुखिया चुन के आई। शंकर प्रसाद जो लोजपा के प्रत्याशी रहे थे पिछले चुनाव में, और इस बार वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं। शंकर प्रसाद वोट को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। बीमा भारती के पक्ष में निश्चित रूप से आरजेडी के साथ कांग्रेस और सभी पार्टियां, और अब तो पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि उनको वोट दिया जाए, लेकिन शंकर प्रसाद भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और इस चुनाव में फैसला कुछ भी हो सकता है, माने स्थिति वो है। तो कलाधर मंडल अगर एनडीए के प्रत्याशी हैं तो वो अगर अच्छा वोट काट लेंगे, चूँकि उनकी बहुत राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर वो अच्छा वोट काट लेंगे तो बीमा भारती की मुश्किल बढ़ जाएगी। और अगर शंकर प्रसाद अगर योग्य साबित नहीं हुए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में वही जीतेंगे, बार बार वो दावा कर रहे हैं, तो एनडीए, लेकिन एनडीए हमको लगता है कि तीसरे स्थान पर रहेगा। अच्छा। ये लड़ाई बीमा भारती और शंकर सिंह के बीच में हो रही है। रुपौली की लड़ाई अगर इस तरह से हुई और बीमा भारती अगर जीत के जाती हैं तो एनडीए के लिए चैलेंज तो है ही। अगर शंकर सिंह भी जीतते हैं तो वह भी एनडीए के लिए चैलेंज, क्योंकि एनडीए से नाराज होकर उनको ये उम्मीद थी कि एनडीए उनको टिकट दे, और इसके लिए वो पहले से तैयारी भी कर रहे थे। वो बता भी रहे थे कि हम एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तब वो एनडीए के खिलाफ खड़े हुए। तो दोनों ही हालत में बीमा भारती जीती हैं तब भी, और शंकर सिंह जीते हैं तब भी एनडीए। आपको लगता है कि अति पिछड़ा वोट कटेगा और शंकर सिंह का जो वहाँ पर समीकरण है वो फिट बैठेगा? बिल्कुल, हमको लग रहा है कि यही होने वाला है, और अति पिछड़ा वोटों में बंटवारा होगा और शंकर सिंह उसमें निकल सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बात कही आज के अपने भाषण में कि देखिए, चाहती तो बीमा भारती भी बिना इस्तीफा दिए 2025 तक विधायक रह सकती थी। कई उनके विधायकों ने साथ छोड़ दिया और आज वो दूसरे खेमे में बैठे हैं, लेकिन कहलाते राजद के ही विधायक हैं। क्या आपको लगता है कि इस ओर भी एनडीए को या विधानसभा अध्यक्ष को कोई कदम उठाना चाहिए? क्योंकि इस्तीफे की बात उन्होंने कही है, यानी कि राजद चाहती है कि जो विधायक पाला बदले हैं वो इस्तीफा दें। इस मामले में जरूर बीमा भारती की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने राजनीतिक नैतिकता का, शुचिता का पालन किया। दल छोड़ा तो विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी उन्होंने। ये आजकल के समय में एक दुर्लभ उदाहरण कहा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा एक नेता ऐसे हैं जो जब दल छोड़ते हैं या गठबंधन छोड़ते हैं तो वो भी सदन से इस्तीफा दे देते हैं। और दूसरा उदाहरण ये ताज़ा अभी आया है बीमा भारती का। तो ये ऐसे विधायकों के मुंह पर एक कालिक सी पोतनी की, एक तरह के मानिए कि कालिक पोतने वाला बयान है, उनके मुंह को काला करने वाला बयान है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा मांग रहे हैं। मगर अब ये राजनीति में अब ये चीज़ें
बहुत महत्व नहीं रखती हैं। लोग बहुत धड़ल्ले से, बेशर्मी से दल बदलते हैं और पार्टी बदलते हैं और सदन के सदस्य भी बने रहते हैं। तो दल बदल कानून जो राजीव गांधी ने लाया था, बनाया था, वो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है। और जो संविधान की रक्षा की दुहाई देते हैं जो लोग, उनको इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस कानून को कैसे प्रभावी बनाया जाए। ये कानून लाया ही इसीलिए गया था कि जनता जिस प्रतिनिधि को अपने वोट से चुनती है वो उसके प्रति जवाबदेह रहे। पार्टी अगर वो बदलता है तो सदन की सदस्यता उसकी समाप्त होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी हुआ कि 2 साल से अधिक की सज़ा जिस जनप्रतिनिधि की होगी उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती है, सिर्फ संबंधित सदन को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। तो वैसा ही कोई सख्त कानून दल बदल पर भी होना चाहिए कि जैसे पार्टी बदला वैसे स्वतः उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, राजनीतिक सौदेबाजी को बढ़ावा देता है, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा देता है। ये तो बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने राजद छोड़कर जदयू और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चेतन आनंद, नीलम देवी, संगीता देवी और 5-6 नाम हैं। 5-6 लोग गए हैं, 5-6 लोग गए हैं। उस समय सरकार संकट में थी और इन्हीं दल बदलुओं के सहारे नीतीश सरकार बनी हुई है। नीतीश जी बहुत शुचिता की बात करते हैं, मगर वैसे ही दल बदल के भरोसे वो सरकार उनकी बची। तो ये एक गलत उदाहरण है और इसीलिए कानून को सख्त करने की ज़रूरत है ताकि दल बदल को प्रोत्साहन न मिले। विधानसभा अध्यक्ष की कितनी जिम्मेवारी इसमें? विधानसभा के ऊपर ही सारा दारोमदार रहता है। ये कानून ऐसा है कि विधानसभा अध्यक्ष को ही ये फैसला लेना है कि ये दल बदल हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर कानून लागू होगा कि नहीं होगा। और विधानसभा अध्यक्ष, पूरे देश में ये प्रैक्टिस हो गया है कि वो टालते रहते हैं। अगर सत्ता पक्ष के हित में है वो दल बदल तो उसको संरक्षण देते हैं, अगर सत्ता पक्ष के विरोध में है वो दल बदल तो तुरंत उस पर फैसला आ जाता है। भी तो जा सकती है पार्टियां, कोर्ट में जा सकती हैं, मगर वो फिर भेजेंगे कि फैसला उनका आने दीजिए। उसके बाद एक उदाहरण, बड़ा रोचक उदाहरण है झारखंड का कि बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय करा दिया भाजपा में। उसके बाद फिर उन पर दल बदल का ये हो गया। और वो फिर भाजपा में आए तो उनको सदन का नेता नहीं बनने दिया, विपक्ष का नेता नहीं बनने दिया झामुमो ने। और वो दल बदल से संबंधित जो फैसला आना था विधानसभा अध्यक्ष का, वो फैसला सदन भंग हो गया, वो नहीं आया बिल्कुल। तो ये बिल्कुल माखौल हो गया है ये कानून का। और इस पर सभी दलों के जो गंभीर राजनेता हैं, जो चाहते हैं कि राजनीति में निष्पक्षता रहे, शुचिता रहे और एक उदाहरण के रूप में हम पेश करें, तो उनको इस पर विचार करना चाहिए और इस कानून को सख्त करना चाहिए। पूर्णिया लोकसभा में कहा गया कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया पप्पू यादव के पक्ष में। क्या इस बार रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में भी मुसलमान निर्णायक होंगे या फिर आप किस समाज को निर्णायक भूमिका में देख रहे हैं? नहीं, मुसलमान तो करते ही हैं राजद को वोट। वहाँ जरूर वो राजद के खिलाफ पप्पू यादव के साथ चले गए, क्योंकि पप्पू यादव उनके सुख दुख में खड़ा रहते हैं। तो हाँ, निर्दलीय हैं, मगर उनके साथ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो राजद या पप्पू इसी में से चुनना है। तो वहाँ तो दोनों एक साथ हो गए हैं, पप्पू चले गए राजद के समर्थन में, तो इसलिए वहाँ मुस्लिम वोट राजद के साथ ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो व्यक्तिगत प्रभाव वाला शंकर सिंह का या जदयू उम्मीदवार के साथ का जो वोट है वो उनको जा सकता है, मगर मेजॉरिटी उधर रवि जी कह रहे हैं कि शंकर सिंह बनाम बीमा भारती वहां ज्यादा दिखाई दे रहा है। कलाधर मंडल लड़ाई से फिलहाल बाहर हैं, वोट है उनके पास लेकिन लड़ाई में नहीं देख रहे हैं। आप भी इसको मानते हैं? हो सकता है। ये चूँकि शंकर सिंह भी बाहुबली हैं और वो बीमा भारती के पति भी बाहुबली हैं, तो पति के बाहुबल से वो जीतती हैं। फिलहाल तो फरार चल रहे हैं। हाँ, तो फरार चल रहे हैं, मगर उनका गिरोह तो वहाँ ऑपरेट करता ही। अब तो जेल में बैठ के भी लोग अपना गिरोह चलाते रहते हैं, तो फरार रहें या मौजूद रहें उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है दबंगई पर। तो शंकर सिंह उनका जवाब दे सकते हैं दबंगई के मामले में। तो इसलिए उस नज़रिए से देखिएगा तो लगेगा कि वो मजबूत हैं, मगर जनबल के आधार पर अगर देखिएगा तब जदयू के उम्मीदवार मजबूत दिखेंगे वहाँ।
तो उस हिसाब से मुकाबला होना चाहिए जदयू राजद में। मगर बाहुबल का मुकाबला होगा तो फिर शंकर सिंह और मैदान में आ जाएंगे, बीमा भारती में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन देखिए कुछ समय पहले यानी परसों की बात है जब सोशल मीडिया पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा लिखा एक लेटर काफ़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहते या लिखते दिखाई दिए, सुनाई दिए कि जो पार्टी के नेता हैं वो जन सुराज में योगदान दे रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं और ये राजद के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसे लेकर प्रशांत किशोर के तरफ से एक बयान दिया गया है सोशल मीडिया पर ही और कहा गया कि राजद जैसी बड़ी पार्टी अभी से ही प्रशांत किशोर की जनसुराज से डर गई है। क्या सचमुच ये बात है? रवि जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो इनका जब भी आप उनका भाषण या यात्राओं के दौरान प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं उसमें अधिकांश बातों में आप देखेंगे कि बिहार की सरकारों को, हालिया सरकारों पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अटैक किया है। ख़ास तौर पे तेजस्वी यादव को 9वीं कक्षा पास, और ये बातें वो लगातार कहते रहे हैं कि 9वीं कक्षा पास एक व्यक्ति वो बन जाता है मंत्री और आपका बेटा कहाँ है। जाति के आधार पर जो लोग वोट करते हैं उसी को वो टारगेट कर रहे हैं कि एक आप ही की जाति का लड़का, माने जो अनपढ़ है, कुछ भी नहीं है, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है और बाकी लोग तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में अगर आने वाले हैं तो आरजेडी के लोग। मतलब क्या उसका कारण ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव को ताजपोशी करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव अपनी ज़िंदगी में, और ये प्रशांत किशोर की अगर उनकी चल गई तो तेजस्वी यादव की ताजपोशी टल जाएगी। और ख़ास तौर पे जातिगत समीकरण को देखें तो प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटर को लगभग तोड़ने की कोशिश की है। माने जगह जगह जो घूम रहे हैं तो यादवों को भी और मुस्लिम को भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश है। तो वो सेंध लगाएंगे तो वो आरजेडी में लगाएंगे, क्योंकि उनको तो आरजेडी कह रही है कि वो बी टीम है बीजेपी के, और अगड़ी जाति के वोटर उनके साथ हैं। अगर वो कहा जाए कि वो ब्राह्मण हैं तो अगड़ी जाति के वोटर उनके साथ हैं। तो सेंधमारी कहाँ होगी? वो आरजेडी में होगी। तो आरजेडी की मुश्किल इसीलिए है कि अगर 5% भी अगर सेंध लगा सके और नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ खड़े रहे तो आरजेडी की मुश्किल बढ़ जाएगी। और इसीलिए आरजेडी चाहती है कि उनके नेता, उनके विधायक, खास तौर पर यादव वोटर इंटैक्ट रहें, मुस्लिम इंटैक्ट रहें। पिछले बार सारण में एमएलसी के चुनाव में प्रशांत किशोर ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को जिता लिया, अपने बल पर जिता लिया। तो उनको डर है आरजेडी को कि मुस्लिम और यादव वोटर में वो सेंध लगा देंगे, क्योंकि वो लोगों को यही पढ़ा रहे हैं। 14% यादव वोटर हैं, गांव-गांव में यादव डोमिनेट करते हैं वोटर। तो उनको अगर ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारा बेटा कब बनेगा मंत्री, नेता या कोई बड़ा आदमी, तो ये बात उनकी अगर समझ में आ गई तो वो उनसे, लालू प्रसाद यादव से विमुख हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जनसुराज की औपचारिक घोषणा उन्होंने कर दी है, बहुत जल्द लॉन्च भी हो जाएगी। लेकिन राजद नेता क्या सचमुच राजद से अलग होकर प्रशांत किशोर में अपना भविष्य देख रहे हैं? देख रहे ही नहीं हैं, उसके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर उसकी सदस्यता ले रहे हैं और ये सारी सूचनाएं राजद के पास पहुंची, शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंची हैं। इसीलिए वो पत्र लिखना पड़ा जगदानंद सिंह को। तो ये एक डरी हुई पार्टी के भयभीत अध्यक्ष का पत्र है। और हमको नहीं याद आता है कि राजनीति में कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी पार्टी के अध्यक्ष ने किसी पार्टी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा हो कि उसकी गतिविधि में भाग मत लीजिए, उसकी सदस्यता मत लीजिए, और जो लेंगे उनको पर कार्रवाई होगी, इस तरह की चेतावनी। तो ये बतलाता है कि राजद की बड़ी तादाद जो है कार्यकर्ताओं की, वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रही है। ये उनके लिए खतरे की घंटी है और इसीलिए ये पत्र लिखा गया है। मगर ये पत्र जगदानंद सिंह की ओर से नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो उसकी भाषा है उससे ये नहीं लगता कि उन्होंने लिखा है। सिग्नेचर उन्हीं का है। तो ये पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी ओर से किसी ने लिखा होगा और जगदानंद सिंह जी को दबाव डालकर उस पर दस्तखत करवाया गया होगा। कोई मानने को तैयार नहीं है कि यह राजद का पत्र है। नहीं, वो तो विधायकों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस ग्रुप में डाला गया है वो पत्र।
जो ऐसा कहते हैं वो गलत कह रहे हैं। वो राजद का ही पत्र है। आज फिर जगदानंद सिंह बाढ़ के मुद्दे पर बात कर रहे थे पत्रकारों से। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वो पत्र आपने लिखा है, क्यों लिखा है, क्या वजह है उसकी, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि आप ये सवाल पूछिएगा तो हम उठ के चले जाएंगे। यानी खंडन भी नहीं किया। यानी साफ है कि पत्र उन्होंने ही लिखा है, उनके हस्ताक्षर हैं उस पर, पार्टी की तरफ से लिखा है। अब वो फंस गए हैं तो इसलिए वो ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। राजद नेता आखिरकार प्रशांत किशोर के पक्ष में जाते क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि भावी सीएम के तौर पर, बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में राजद है, तेजस्वी यादव इसीलिए डरी हुई है। सबसे बड़ी पार्टी राजद है और वो सबसे ज़्यादा अटैक प्रशांत किशोर कर रहे हैं राजद पर ही, और खास करके उसके नेता तेजस्वी यादव पर। वो कह रहे हैं कि 9वीं फेल लड़का जो है वो बन गया है डिप्टी सीएम, और आपका बेटा बीए और एमए करके क्या बना? तो लोग कहते हैं कुछ नहीं, घर पर बैठा हुआ है। तो इस तरह से करके वो लोगों का सेंटिमेंट जगा रहे हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तो इससे एक बड़ा वर्ग उनकी जाति का, जो उनका सपोर्टर है, वो शिफ्ट हो रहा है। यादव समाज, हाँ, यादव समाज शिफ्ट हो रहा है प्रशांत किशोर की ओर। तो इसीलिए पत्र में आपने देखा होगा कि लिखा होगा कि ये प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है और ये प्रशांत किशोर पांडे हैं। उनकी जाति को भी उजागर करने की कोशिश की गई, ताकि ये साफ मैसेज है कि देखिए, यादव समाज का आदमी ये नहीं है, ब्राह्मण है जिसके खिलाफ राजद का निर्माण हुआ है। पिछड़ा लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में उचित स्थान दिलाने के लिए राजद बनी है। तो आप अगड़ी जाति के नेता के फेरे में मत पड़िए और उसके ओर ताक झांक मत कीजिए। अभी छपरा में जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें सपोर्ट किया एक कैंडिडेट को जन स्वराज पार्टी ने, और वो जीत गया। तो जीत गया तो इससे उसकी ताकत का एहसास होता है। और ये सिर्फ राजद ही नहीं, राजद तो एक्सपोज हो गई इसमें पत्र लिख करके। दूसरी पार्टियों में भी हड़कंप है, क्योंकि ऐसा सघन अभियान किसी पार्टी ने पिछले 20, 25, 30 वर्षों में बिहार में नहीं चलाया कि गांव-गांव जो उसका नेता घूमा हो। ये प्रशांत किशोर ने ये कर दिखाया है। जैसे राहुल गांधी पूरे देश में घूमते रहे, वैसे प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं। असर दिखेगा विधानसभा चुनाव? बिल्कुल दिखेगा, दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखेगा। और उसी को लेकर के घबराहट है पार्टियों में, और ज़्यादा घबराई हुई है राजद। समीकरण उसका अपना कोर वोट, आधार उनका गड़बड़ हो रहा है। वोट उनके छिटक रहे हैं, उनके कार्यकर्ता छिटक रहे हैं। वोट तो फिर भी आ जाएंगे, मगर कार्यकर्ता छिटक गए, नेता छिटक गए तो वोट तो ठन गोपाल हो जाएगा। वोटरों को लेकर कौन जाएगा? तो देखिए, ये बिहार की राजनीति में इन दिनों देखने को मिल रहा है। रुपौली का उपचुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। 3 नेताओं के भविष्य हैं, राजनीतिक पार्टियों का भी भविष्य है और बड़े नेताओं का भी भविष्य टिका है। उसके अलावा जिस तरीके से राजद के प्रदेश अध्यक्ष का एक लेटर घूम रहा है प्रशांत किशोर को लेकर, उनकी पार्टी कहिए अब जनसुराज को लेकर, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।